Hi everyone, I welcome you all to our channel. So today is 3rd of June 2021, Thursday, and today we will be discussing Press Information Bureau, इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो पहले हम AIR की जो हेडलाइंस हैं उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पूरी वीडियोस नहीं देखनी होती, उनको बस हेडलाइंस देखनी होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। जो मेन न्यूज़ है वही हम देखेंगे इसमें भी। ठीक है, न्यूज़ ऑन AIR। तो आज 3rd of June को बाईसाइकिल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, बाईसाइकिल डे। तो ये कुछ न्यूज़ तो कोरोना के केसेस के बारे में ही रहती है। ठीक है, जैसे कोविड नंबर्स दिल्ली में कितने, मुंबई में कितने, तो ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सारी जगह। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सो यहाँ पे देख लेते हैं टॉप हेडलाइंस। नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट फर्दर इम्प्रूव्स टू 92.48% ओवर 22 करोड़ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर्ड सो फार। एंड जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे यूनियन मिनिस्टर, तो उनका ये कहना है कि वो 1 करोड़ वैक्सीन डोज प्रोड्यूस करेंगे बाय कमिंग जुलाई हर दिन। ठीक है, सो क्लिनिकल ट्रायल ऑफ भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल बच्चों पे स्टार्ट हो गए हैं। एम्स पटना में स्टार्ट हो गए हैं भारत बायोटेक कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, झारखंड में जो लॉकडाउन है 10th of June तक, उसको एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे एक बार जो इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है उसको देख लेते हैं नेशनल न्यूज़ में। इंडिया क्रॉसेस लैंडमार्क विद इन मोर देन 22 करोड़ क्यूमुलेटिव कोविड वैक्सीन डोजेस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे ये देख सकते हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा सीड मिनी किट्स। ये इसमें हायर यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स होंगे फार्मर्स के लिए। और ये प्रोवाइड कौन कौन कर रहा है? जो भी सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, ठीक है, NSC, नाफेड है इसमें, नाफेड, ओके, एंड गुजरात के स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन, एंड इट इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके द्वारा, उसके अंतर्गत ये है। ठीक है, तो ये 15th of June से ये कंटिन्यू होगा, सो दैट दिस सीड्स रीच द फार्मर्स बिफोर द खरीफ सोइंग कमेंस। ठीक है, तो 15th of June तक ये प्रोग्राम चलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोलोब्रेशन है स्टेट्स के साथ। वेरियस एक्टिविटीज़ को इन्हांस करेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, तो ये एम है कि हमारा मतलब फोकस ये था कि क्या करना है, 2014-15 में भी पल्सेस एंड ऑयल सीड के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट लेके आना है। ठीक है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। कंट्री टू सून गेट 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज़। तो 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज़ जो मिलेंगी, ये लिबरलाइज्ड होंगी FTO पॉलिसी के तहत ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज़ मिलेंगी किसके अंतर्गत? जो लिबरलाइज्ड FTO है। FTO दैट मीन्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ ऑफ ऑल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे सेटअप होंगी, ये आप देख सकते हो। बेलागवी, ठीक है, बेलागवी, जलगांव, कालाबुरागी, खजुराहो एंड लीलाबारी। तो ये जो सेटअप किए जाएंगे, इनका एम ये है कि इंडिया को क्या बनाना है? ग्लोबल फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बनाना है। एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द एक्सोडस ऑफ इंडियन कैडेट्स टू फॉरेन FTOs। ओके, सो ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा इंडियन फ्लाइंग ट्रेनिंग सेक्टर, जो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेक्टर है हमारे भारत का, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम और ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम ये उठा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हैड इनवाइटेड बिड्स फॉर द सेम इन November 2020। तो ये लोकेशंस है कहाँ कहाँ पे ये बनेगा। और मेन इसका पर्पज़ याद रखना है कि इंडियन फ्लाइंग ट्रेनिंग सेक्टर को ये हेल्प करेगा मोर सेल्फ सस्टेनिंग बनाने में। ठीक है, देन नेक्स्ट, सेंटर prohibits retired officials in intelligence or security related organization to publish information related to their organization without clearance from competent authority। तो ये एक एक्सप्लेन सेक्शन में भी इंडियन एक्सप्रेस के आया हुआ है आर्टिकल। ठीक है, ये न्यूज़ है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी अफसर होंगे, तो सेंटर ने उनके लिए रिसेंटली जो पेंशन रूल फॉर सिविल सर्वेंट्स है
उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं। और ये बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हुए कोई भी मतलब वो क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बिना किसी क्लियरेंस के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे बिना किसी क्लियरेंस के वो पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, इंटेंशन इसके पीछे ये बताई गई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है एंड पेंशन, ये सेफगार्ड करेगा हमारे जो राष्ट्रीय हित है उनको, एंड ब्रिंग क्लैरिटी, है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा एंड ब्रिंग क्लैरिटी। एंड क्योंकि पास्ट में हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे हैं, फ्यू इंटेलिजेंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैव वर्कड इन इंटेलिजेंस, वो हमारे उन्होंने बहुत प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन आईबी, रॉ, इन सब में भी उन्होंने वर्क किया है सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने एक बुक लिख डाली है पूरी पूरी अपने पूरे टेन्योर पे, है ना। उस बुक में फिर ऑब्वियसली उन्होंने अपने डेजिग्नेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या किस चीज़ों से उन्होंने डील किया, वो सब उन्होंने मेंशन किया है। तो ये इनका कंसर्न है कि उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किया है देमसेल्स बाय मीन्स ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, रिवीलिंग स्पेसिफिक नॉलेज एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी इससे रिवील हुई है। एंड दीज रूल्स बाय नो मीन्स डिनाई एनी सच फॉर्मर ऑफिशियल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। तो इट मेक ईजियर फॉर देम टू डू सो एज दे कैन नाउ कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ देयर फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर उनको ऐसा करना है तो ये बोल रहे हैं कि ये ईजियर जो हुआ है कि वो पहले उसको कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उससे क्लैरिफिकेशन लेंगे कि क्या हमें इस टाइप की जो ओपिनियन है ये मतलब लिखना है, तो क्या हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या क्या लिख सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, वेदर द प्रपोज मटेरियल सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और देन मॉडल टेनेंसी एक्ट को अप्रूव किया है सर्कुलेशन टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, हरदीप एस पुरी हमारे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। रेलवे अचीव हाईएस्ट फ्राइट लोडिंग ऑफ 1233 मिलियन टोन्स इन 2020 to 21। देन जो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, साइकिल्स फॉर चेंज। ठीक है, तो आज साइकिल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे भी एक साइकिल फॉर चेंज ये चल रहा है। और लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ था अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन बाय द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो साइकिल डे भी कब शुरुआत हुई थी वो अभी देखेंगे हम। और इससे पहले कुछ और अगर हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो वो एक बार देख रहे हैं, इंटरनेशनल में देखते हैं। हाँ, तो ये जो व्यक्ति हैं ये इसराइल के 11th प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, 11th प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, आइसेक हेrzog। ठीक है, आइसेक हेrzog। वन लाइन कभी आ जाता है वन लाइन क्वेश्चंस कि रिसेंटली कौन बने हैं, कहाँ के अपॉइंटमेंट किसका हुआ है। ठीक है, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि आप हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको सुधारो और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को आपको सबसे पहले बेहतर इम्प्रूवमेंट उसमें करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो एक इमेज है वो कैसी प्रेजेंट हो, रिलायबल, लवेबल एंड रिस्पेक्टेबल चाइना, है ना। तो हाउ स्वीट दे आर, तो ये बोलना चाहते हैं कि हमारी जो चली गई खोई हुई इमेज है उसको हमको रिगेन करना है, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल और रिस्पेक्टेबल चाइना की इमेज के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी होंगी। वहाँ के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है। ठीक है, कि चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट है टू मेक फ्रेंड्स यूनाइट, विन ओवर द मेजॉरिटी एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड द सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। वैसे कर भी यही रहा है, अगर इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पहले मतलब दे आर, उनका स्टार्ट से ही ये रहा है कि क्रिएट अ नीड, कि आप ऐसी ज़रूरत को पैदा करो। ज़रूरत ऐसी पैदा की कि कोरोना वायरस अभी तक नहीं जा रहा है और सारी कंट्रीज़ जो हैं डिपेंडेंट हो गई हैं एक दूसरे पे, और ये लोग जो हैं आत्मनिर्भर हो गए हैं उसमें, है ना। तो Beijing isolation is international arena as its image has been marred by an aggressive wolf warrior diplomacy, ineffective propaganda, and it tries to counter West criticism on range of issues, including the origin of COVID-19 virus and ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो ये वुल्फ वैरियर डिप्लोमेसी क्या है, ये चाइना के द्वारा ही ये टर्म लिया गया है, उनकी एक मूवी है तो उससे। तो इसमें ये है कि मतलब जो भी अगर चाइनीज़ को मतलब क्या करता है, चाइना को क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको ये रिबफ कर देते हैं उसका स्टेटमेंट या फिर कुछ भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा या कुछ और। ठीक है, तो अब्यूज़ हो या फिर वो माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हो रहा हो, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो, जो क्लैशेस होते हैं बॉर्डर में, तो ये सब चीज़ें हैं। और ओके, big country diplomacy, especially with the US and its allies, like, and then
द नेक्स्ट न्यूज़ जो स्टेट की है, ठीक है, स्टेट्स की तो है नहीं ऐसी खास। अब हम देख लेते हैं जो आज मैंने आपको बताया साइकिल डे, ठीक है। तो साइकिल डे के बारे में देखेंगे एक बार। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। तो कब से स्टार्ट हुआ था ये? 2018 से द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर 3 जून एज इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। और ये डे रिकॉग्नाइज करता है यूनिकनेस, लॉन्गेविटी, वर्क स्टाइल ऑफ द बाईसाइकिल विच हैज़ बीन इन यूज फॉर 2 सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत अफोर्डेबल होती है, सिंपल होती है, रिलायबल, क्लीन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, विथ फिट सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यूएन के कोलेबोरेशन से विद 56 अदर कंट्रीज इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है। इन नासिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। नासिक्स बुद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स अ चांस न्यू फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। एंटिक्विटी ऑफ द केव्स विच मे हैव बीन ड्वेलिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इज येट टू बी स्टैब्लिश्ड। आर्कियोलॉजिस्ट जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जो तिरारा रश्मि केव्स हैं, तिरार रश्मि केव्स, तो इससे भी ओल्डर ये कंसीडर की जा रही है। डेटेड 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी AD, ठीक है। तिरा रश्मि बुद्धिस्ट केव, ये नासिक हिल रीजन में यहाँ पे है। और ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने ये डॉक्यूमेंट की थी, तिरा रश्मि बुद्धिस्ट केव, ऑल्सो नोज एज पांडवलेनी, ठीक है। पांडवलेनी इन अ हिल इन नासिक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ फाउंड 3 more caves इन द सेम एरिया। तो पहले 2 सेंचुरी पहले की थी ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने, तो अभी ये द एंटिक्विटीज ऑफ द केव्स विच मे हैव बीन ड्वेलिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क इज येट टू स्टैब्लिश्ड। और जो आपने सुना होगा ना, डिफरेंट सेक्ट हैं बुद्धिज्म में, हीनयान, महायान, तो ये हीनयान सेक्ट से बिलोंग करती हैं, हीनयान सेक्ट से। और साथ में और क्या है, पांडवी लेनी केव्स आ रहा, ग्रुप ऑफ 25 केव्स, 25 केव्स हैं, ठीक है। कार्व्ड आउट ऑफ तिरा रश्मि हिल बिटवीन 2nd सेंचुरी BC एंड 6th सेंचुरी। और इनको 1823 में डॉक्यूमेंट किया गया था बाय वन कैप्टन जेम्स डेलामिन। इट इज़ नाउ एट ASI प्रोटेक्टेड साइट एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हीनयान सेक्ट से ये बिलोंग करती हैं ये जो केव हैं। और जो रॉक कट, मतलब केव रॉक कट जो स्ट्रक्चर है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, इसके जो हीनयान ट्रेडिशन है बुद्धिज्म, ये इसका एग्जाम्पल है। एंड इसकी जो इमेज है यहाँ पे बुद्धा की इमेज है एंड बोधिसत्वस की, एंड स्कल्पचर्स हैं विद डिजाइंस ऑफ इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर के यहाँ पे स्कल्पचर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखना। द नेक्स्ट जो इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है, ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में भी आई थी। पैलेस्टीन टू इंडिया, साइलेंस एट UN बॉडी स्टाइफल्स फाइट फॉर राइट्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हम देख लेते हैं न्यूज़। तो फाइनली मतलब जैसे इंडिया ने अपने को एब्सटेन किया, जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ये पास कर रहे थे कि कमीशन को क्या करनी चाहिए, एक प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए जो भी गाज़ा में जो वायलेंस इरप्ट हुआ है अभी इन 10 से 12 दिनों में, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितना किस हद तक वायलेंस हुआ है। तो यहाँ पे हमने इससे हमारे हमारे साथ साथ और 14 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग, हमने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पैलेस्टाइन के, तो इन्होंने क्लियरली इंडिया के लिए बोला है कि ऐसे टाइम पे आपने मतलब इंक्वायरी में सपोर्ट नहीं किया, दैट स्टाइफल्स द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द पैलेस्टीनियन। तो हमने एक तरीके से ये बोल रहे हैं, इनकी ये स्टेटमेंट है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि इंडिया missed an opportunity to join the international community at this turning point, both crucial and long overdue on the path to accountability, justice and peace। तो इनका नाम है रियाद अल मलिकी। तो इन्होंने मतलब रिटर्न में ये शार्पली वर्डेड लेटर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भेजा है, ठीक है। कि हमने एक इंटरनेशनल कमिटी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट में इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आगे आने वाले टाइम के लिए एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और न्याय और जो शांति है उसका ये रास्ता मतलब दिखाता था हमारे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया। और 14 कंट्रीज़ के साथ हम भी थे जिसने प्रपोजल में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो इजरायली एक्शन थे गाज़ा में, है ना वो। 24 members voted in favor and 9 against the resolution that was adopted in Geneva on May 27, ठीक है। तो ये है, और तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम भी आ जाएंगे, किसने सपोर्ट किया किसने अगेंस्ट में थे। और
China, Pakistan, Bangladesh, Russia were among those who voted in favor. Germany, the UK, among the countries that abstained in the vote. ये वाला है May 27 India said that it welcomes the diplomatic efforts, है ना। हमने 27 को हमारी ऐसे नहीं कि कुछ स्टेटमेंट ही नहीं गई वहाँ से, ये स्टेटमेंट गई थी कि हम वेलकम करते हैं इनके जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड रीजनल कंट्रीज दैट हैव रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग अ सीज फायर, है ना, कि जिन्होंने मतलब रीजनल कंट्रीज जिन्होंने एक ब्रोकर की है सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड आर्म्ड ग्रुप्स, तो हम उनके एफर्ट्स को भी, डिप्लोमेटिक एफर्ट को भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने वोट से दूरी रखी अलॉन्ग विद इंडिया वर फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल एंड नीदरलैंड, पोलैंड एंड साउथ कोरिया। तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कल जो था इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी था, और आने वाले दिनों की तो हम करते ही रहेंगे, ठीक है। 1 एंड 2 जून की जो दूसरी जो न्यूज़ थी वो देख लेते हैं। सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन जो है इसको WHO ने इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया है, और ये सेकंड चाइनीज़ वैक्सीन है जिसको ग्रीन लाइट WHO के द्वारा मिल गई है, ठीक है। लास्ट मंथ इससे पहले सिनोवैक से पहले किसको मिली थी? सिनोफार्म को। सिनोफार्म बिकेम द फर्स्ट चाइनीज़ वैक्सीन्स टू बी अप्रूव्ड बाय WHO, ठीक है। तो सिनोफार्म के बाद अब सिनोवैक को मिली है, और ये मतलब कंट्री के लिए ये अप्रूव करेगा जो भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं, है ना। हु आर UN स्पेशल रेपोटियर्स, तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि कौन है ये लोग, और दे हैव मैंडेट्स टू रिपोर्ट एंड एडवाइज ऑन ह्यूमन राइट, जो सिविल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो राइट्स होते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा ये क्या है स्पेसिफाइड किए गया है इनका मैंडेट। एंड रिपोर्टर्स डू नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल कंपनसेशन, तो ये कहीं से भी फाइनेंशियल कंपनसेशन इनको नहीं मिलता है फॉर देयर वर्क फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। AK मिश्रा ने NHRC को हेड करेंगे, जस्टिस AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, ये न्यू चेयरपर्सन होंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ठीक है। तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और सिलेक्शन पैनल के द्वारा ये कंसिस्ट करता है। जो सिलेक्शन पैनल्स अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। और NHRC की बात करें तो 1993 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1993 में, और ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोविजन है एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। MBTEC के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर होगा ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए। IIT रोपर पंजाब ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एक बार इंडियन एक्सप्रेस के ही, हम यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ एड्स होंगे इसमें, तो वो दिक्कत करेगा बीच में, क्योंकि PDF मेरे पास नहीं आ पाती और बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना। इसलिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम सीधा जाते हैं किस में, सॉरी, तो हम आ गए ओपिनियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तो पॉलिटिकल से ही रिलेटेड है, बैटल एंड ऑल। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम देखेंगे। हाउ कैन वी अवॉइड लूजिंग अनदर एकेडमिक ईयर इन द पैंडमिक, ठीक है। तो पैंडमिक के टाइम पे आपको पता है कि जो 12th के जो CBSE के जो एग्ज़ाम है वो कैंसल्ड हो गए हैं, स्क्रैप्ड फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं कि हम अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है इस साल का वो ब्लॉक ना हो। तो टीचर्स को वैक्सीनेट कर सकते हैं, स्कूल्स को खोल सकते हैं, एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड स्पेशली इन रूरल एरियाज़, है ना। तो ये बोला गया है वी नीड डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर रूरल एंड गवर्नमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे हमको एक बेटर इक्विप्ड होने चाहिए अर्बन और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया है, और जो एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड है उसको वाइडन किया है। एंड गवर्नमेंट्स हैव राइटली फोकस्ड ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एंड ट्राइड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, है ना, जो फर्स्ट और सेकंड वेव है। लेकिन जो है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन, एजुकेशन, ये सारे फिर भी बैक सीट पे ही हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से प्लान किया है गवर्नमेंट ने ओपन करने का, लेकिन यहाँ पे
एक मतलब कंट्री वाइड मॉडल फ्रेमवर्क को कंसीडर किया जाना चाहिए। इंडिया अनलाइक अदर स्मॉलर कंट्रीज 70 to 80% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन करेगी। एंड शुड वी अलाउ दिस लॉस ऑफ अनदर एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे इन्होंने यही कंसर्न दिए हैं कि रूरल एरियाज़ में होना चाहिए और 18+ एज ग्रुप के लिए है। हमको उसमें भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि स्कूल्स के लिए, कॉलेज टीचर के लिए, स्पेशली जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे लोगों को खूब वैक्सीनेट किया जाए, है ना। टीचर्स को जो स्टेट और पंचायत इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। थर्ड वेव जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब रीओपन होंगे तो वहीं पे स्ट्राइक कर सकती है। सो अगर टीचर और स्टाफ ही वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वो फर्स्ट विक्टिम बन सकते हैं। सो जो अवेलेबल डेटा है वो डिनोट करता है कि 3 मिलियन स्कूल टीचर और 1.3 मिलियन कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं इंडिया में, और डायरेक्ट कांटेक्ट में है जो स्टूडेंट्स के 6 मिलियन एजुकेशन सेक्टर्स एम्प्लॉयज़, इनको वैक्सीनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या है अभी अपना आगे का जो है सोच सकते हैं। और ऑनलाइन टीचिंग में मतलब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, वो अपने को हैंडीकैप्ड फील कर रहे हैं डिस्पाइट दैट इफ सम स्टेट्स डिसाइड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे और कैसे अगर होती है एग्जामिनेशन अगर होता है तो हम स्टूडेंट की सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप एग्जामिनेशन को कंडक्ट करो, मैक्सिमम ऑफ 6 days विदाउट एनी ब्रेक, है ना, कि 6 days में आप सारे एग्जाम खत्म करो। और कंडक्ट एग्जामिनेशन 2 hours, 2 घंटे का करो, 3 घंटे का होता है, और उसमें भी मल्टीपल सेशंस होने चाहिए, 9 से 11, 12 से 2 या फिर 3 से 5। ठीक है, क्लासरूम्स वर एग्जाम्स आर कंडक्ट शुड बी सैनिटाइज होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि सारे जो टीचर्स हैं ड्यूटी वाले, तो उनको पार्शली सॉरी या फिर फुली वैक्सीनेट करना चाहिए। फोर सिमिलरली सेकेंड फोर क्या बोला है इन्होंने थोड़ा सा पिच को स्लो रखना पड़ेगा, अभी मुझे भी मतलब वैक्सीनेशन नहीं अभी मैंने लिया है। सो फोर सिमिलरली सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड बट फॉर ओनली 3 to 4 मेन सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे चौथा जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करने होंगे, लेकिन केवल आप 3 से और 4 सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सारे सब्जेक्ट के आप करा रहे हो, है ना। जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप पेपर कंडक्ट करा सकते हो। देन 5 ऑल एग्जाम शुड बी हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल, कि स्कूल में ही हो उनके एग्ज़ाम, कहीं दूसरी जगह सेंटर ना हो, लेकिन जो इन्विजिलेटर्स हैं उनकी लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए नियर बाय स्कूल्स के जो हों, ताकि जो मैल प्रैक्टिसेस है उनसे बचा जा सके। फाइनली ओनली 50% वेटेज शुड बी गिवन फॉर क्लास 12th एग्जाम एंड 50% जो प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस थी, है ना, और 10th के बोर्ड की भी थी, तो उसको वेटेज देना चाहिए। अगर हम प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी स्कूल की बात करें, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ चिल्ड्रन जो है रूरल और बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनकी फिजिकल क्लासेस होती हैं एज दे डोंट हैव एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। रूरल एरियाज़ में भी गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन आर ऑलरेडी मिसिंग मिड डे मील्स, वहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गई है, और एक तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट का फेलियर है इम्प्लीमेंट करने का। इन एनी केस चिल्ड्रन स्पेशली इन रूरल सेटिंग्स, उनको मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है वो नहीं फॉलो करते हुए दिख पा रहे हैं, बट दे आर नॉट अटेंडिंग स्कूल्स, है ना। वो लोकेलिटीज़ में तो घूम रहे हैं बट वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। बाय फॉलोइंग द 5 to 9 days पैटर्न डिस्कस्ड अबाउ, दीज स्कूल्स कैन बी ओपन बाय सितंबर 2021 तक ओपन हो सकते हैं सितंबर में आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो 200 से 300 मिलियन लोग उस टाइम पे ऑलरेडी वैक्सीनेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे यही लिखा है कि हमको एक सिलेक्टिव और टारगेटेड वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो स्कूल कॉलेज को एक कंटिन्यूस असेसमेंट करे कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का, एंड विद एन इम्पोज लिमिट ऑफ नॉट ग्रेटर देन 2 to 3%, है ना, तो थर्ड वेव को हम अवॉइड कर सके। कंक्लूजन में इनका यही कहना है कि जो वाईफाई फैसिलिटीज़ है वो सारे ग्रामीण स्कूलों में भी पहुँचे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज करना चाहिए, वाईफाई फॉर कंटिन्यूड लर्निंग, गवर्नमेंट को बजट जो है कंप्यूटर नोट पैड्स स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए, और बाकी प्रायोरिटी एजुकेशनल कंटेंट को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं क्या हमें लिमिट्स ऑफ लाइफ में क्या है। लिमिट्स ऑफ लाइफ में यही था कि शायद हम जो एक नॉन मतलब अगर ह्यूमन बीइंग को देखें
तो वो 150 से ज़्यादा एज तक नहीं रह सकता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उस टाइम पे भी आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मतलब सही भी नहीं लगेगा कि बचे रहें। सो देर इज़ नो गारंटी दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ 150 विल रियली बी समथिंग वर्थ लिविंग फॉर। तो ये है, लोगों के दिमाग में पैंडेमिक ने एक मृत्यु का डर भर दिया है ना, कि किस तरीके से क्या करेंगे, वो अभी प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं। तो यही है फ्यूल फॉर ग्रोथ। तो ये किससे रिलेटेड आर्टिकल है देख लेते हैं। ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है सेंट्रल का, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इस फिजिकल फंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे रियल टेस्ट में क्या है, द रियल टेस्ट, तो ये सेंटर मूव टू स्क्रैप क्लास 12 बोर्ड्स इज वेलकम। तो यहाँ पे इसके मतलब सपोर्ट में ये है कि यहाँ पे करने चाहिए थे, मतलब अच्छा स्टेप है, क्योंकि हायर एजुकेशनल की बात करें तो यहाँ पे अब एक तरीके से ये भी होगा कि भाई इतना ज़्यादा मार्कशीट को ही इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, आपका जो टैलेंट है वो भी बाहर आ सकता है निखर के। और इसके अलावा यहाँ पे हाई चांसेस थे कि बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो डिवेस्टेटिव पैंडेमिक की चपेट में आ सकते हैं दोबारा से, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पे कंसीडर करते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के और एजुकेशनल जो स्टेक होल्डर्स है सबसे बातचीत करके। और एक अपॉर्चुनिटी है कि लुक बियॉन्ड मार्क्स, कि मार्क्स को ही कंसीडर ना करें जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है लेवल प्लेइंग फील्ड में, कि जिसकी इतनी परसेंटेज आ जाएगी उसको ही डीयू में फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ में एडमिशन मिल पाएगा, या फिर बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये क्राइसिस भी एक तरीके से दूर होगा। तो ये था इंडिया नीड्स फॉर यूनिवर्सल वैक्सीन वाई रूरल वुमेन। तो ये तो नहीं, अब हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन सेक्शन में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक, जस्ट रीड विद मी। तो एक तो ये है रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है। एक मैं आपको ये बताती हूँ कि वाई इज द वर्ल्ड गेटिंग क्लोजर टू इंटरनेट फ्रॉम द स्काईज, ठीक है। तो थोड़ी 30 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो बन सकती है, लेकिन प्लीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखिएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया एक सैटेलाइट कंसल्टेंसी फर्म है यूरो कंसल्ट, उन्होंने एस्टिमेट किया है दैट 1250 सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड एनुअली दिस डिकेड एंड विथ 70% ऑफ देम फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो 70% जो है कमर्शियल पर्पस पे होगी। ये सोल्यूशन मत लेना, लूजिंग वेट विदाउट एक्सरसाइज इज पॉसिबल बाय दिस सोल्यूशन। ये सब मनगढ़ंत बातें और आपको मतलब टेम्प्ट करने के लिए ये सब होता है। बाकी आप रूटीन फॉलो करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि 36 सक्सेसफुल जो है सैटेलाइट लॉन्च किए मई 28 में। वन वेब, ठीक है। तो वन वेब के बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। एक ये यूके बेस्ड, यूके हेडक्वार्टर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है वन वेब्स। तो इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में कंस्टलेशन अपने 218 इन ऑर्बिट सैटेलाइट भेजे हैं, अभी 36 सैटेलाइट्स मई 28 तक भेजी हैं। एंड दिस कंपनी ओनली हैज़ वन मोर लॉन्च टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या है, द 5 of the 50 services are expected to be switched by June 2021 with global service powered by 648 सैटेलाइट। अब वन वेब की बात करें तो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। इनका एम ये है कि ये क्या करेंगे, ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड करेंगे, डिलीवर करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट को पूरे वर्ल्ड वाइड थ्रू इट्स फ्लीट ऑफ एलईओ सैटेलाइट्स, ठीक है। 2010 में ये बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड हो गई थी, लेकिन इसके जो ऑपरेशन है वो रिज्यूम कर दिए गए थे, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट जो कंजोर्टियम है और सुनील मित्तल जो भारती ग्लोबल लिमिटेड है, सॉफ्ट बैंक, यूटिलसेट, ठीक है। तो लीडिंग यूरोपियन सैटेलाइट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो इनके ऑपरेशन जो थे रिवाइव हो गए थे और फिर से इन्होंने अपना जो काम था शुरू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनको जो है एयरबस एंड जॉइंट वेंचर फैसिलिटी है इन फ्लोरिडा, और ये 2 सैटेलाइट प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में। द लॉन्च रोल आउट द सैटेलाइट्स इज फैसिलिटेटेड बाय फ्रेंच कंपनीज। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, इनका प्लान ये है। अब लेकिन इनका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटर कौन है, स्पेस एक्स का स्टारलाइट। अब यहाँ पे वैसे एलईओ के बारे में भी दिया हुआ है कि एलईओ क्या है, हैव बीन ऑर्बिटिंग द प्लैनेट सिंस 1990s, और ये कंपनीज और इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। ये 500 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर अर्थ से होते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो 36 किलोमीटर अवे होती हैं। लिटेंसी जो होती है, मतलब जो एक रिसोर्स टाइम, जिसका टाइम जितना लगना चाहिए कि डेटा टू बी सेंट एंड रिसीव्ड, है ना, डेटा को सेंट होने में और रिसीव होने में जो टाइम
टाइम लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं, इज कंटिजेंट ऑन प्रॉक्सिमिटी। और ये अर्थ के क्लोजर है, दे आर ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर सिग्नल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फिक्स जो सैटेलाइट सिस्टम से स्ट्रॉन्गर और फास्टर स्पीड इसकी होती है, एंड सिग्नल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू स्पेस देन थ्रू फाइबर ऑप्टिक। तो यहाँ पे एक और पोटेंशियल इनके लिए हो जाता है ये। और दूसरा ये है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपको बताया कि जो इनके कॉम्पिटिटर हैं वो स्टार लिंक है। ठीक है, वन वेब का जो चीफ कॉम्पिटिटर है वो स्टार लिंक है। ये वेंचर है लेड बाय एलन मस्क स्पेस एक्स, और इनके 1385 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में ऑलरेडी। इनका एक स्टार्टेड बेटा टेस्टिंग नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने कर लिया है। हाउएवर स्टारलिंक सैटेलाइट्स बाय क्लोजर टू द अर्थ, देयरफॉर द कंपनी रिक्वायर्स अ लार्जर फ्लीट, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से आगे। अब इसमें देखो ये सब तो है ही, इसके अलावा अब अमेजोन पीछे नहीं रह सकता, है ना। तो अमेजोन ने भी अपना जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। अमेजोन ने क्या किया है, उन्होंने भी एक उनकी भी ये है कि उनकी जो मतलब निगाह है वो इंडिया की ओर है, कि अमेजन इज लुकिंग टू बी द लेटेस्ट कॉम्पिटिटर इन सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस इन इंडिया। ई रिटेल है लेकिन वो स्पेस में भी जाना जा सकता है। ठीक है, वन वेब इन हाई स्पीड एंड एलन मस्क स्पेस एक्स एंड भारती ग्रुप बैक्ड वन वेब इन हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन द कंट्री। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो क्या है, क्यूप्लियर क्यूपर सैटेलाइट कंस्टलेशन। ठीक है, क्यूपर सैटेलाइट जो कंस्टलेशन है तो उसको मतलब ये उसका नाम है जो इनका है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ये भी मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको एक्सपेंड करना है, और इंडिया को बहुत ज़्यादा नीड है जो यहाँ का मतलब इन्होंने क्यूपर क्यों रखा है इसका नाम, दैट अमेजन प्रोजेक्ट्स नेम क्यूपर आफ्टर क्यूपर बेल्ट, जो हमारे सोलर सिस्टम में आउटर एजेस है तो उसका नाम वहाँ पे क्या है, क्यूपर बेल्ट है। विल नॉट जस्ट बी कॉम्पिटिटिंग विद सैटेलाइट इंटरनेट विद प्रपोजल लाइक रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो यहाँ पे यही है कि एक सबमरीन इंटरनेशनल केबल सिस्टम भी बनाने का ये ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और स्टारलिंक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल प्री ऑर्डर इन द कंट्री, है ना। तो बाकी वन वेब जो है यूके गवर्नमेंट और भारतीय ग्रुप के द्वारा बैक्ड है। तो ये सारे मेजर कॉम्पिटिटर है। मेरा बताने का यहाँ पे पर्पस ये था कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो डेटा यूजेस यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंडिया जो है डेटा हब इमर्ज हो रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे जो ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया की ओर भी देख रही हैं। ठीक है, तो एक ये है। द नेक्स्ट न्यूज़, चाइना तो कुछ भी करता रहता है, उनका एक आर्टिफिशियल सन है। ठीक है, चाइना के आर्टिफिशियल सन का अगर नाम ही आ जाता है ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट न्यूज़ में था ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट्स अ चाइनीज़ आर्टिफिशियल सन। तो यहाँ पे इन्होंने अचीव किया है 20 सेकेंड्स के लिए पीक टेम्परेचर ऑफ 288 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, विच इज़ ओवर 10 टाइम्स हॉटर देन द सन। ठीक है, तो 10 गुना ज़्यादा है ये सन से। और ईस्ट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है ये चाइनीज़ एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, विच मिमिक्स द एनर्जी जनरेशन प्रोसेस ऑफ द सन, सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर रेन 216 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का ये 101 सेकेंड्स तक के लिए रहा। और 20 सेकेंड्स के लिए ये आर्टिफिशियल सन ने ऑल्सो जो पीक टेम्परेचर है 288 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का, वो भी अचीव कर लिया था। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चाइना का, ईस्ट नाम है इसका आर्टिफिशियल सन का। देन वन वेब के बारे में डिस्कस कर लिया। ऑयल प्राइसेस क्यों राइज कर रहे हैं, हाउ इट विल इम्पैक्ट इन इंडिया, तो ये बहुत बार आर्टिकल हम आता है, हम न्यूज़ में मतलब पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस लास्ट 2 ईयर से बहुत हाई है, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 71 पर डॉलर ये हो गया है। तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 में जो सप्लाई है वो बंद कर दिया था, मतलब 2020 में भी सप्लाई बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उन्होंने सप्लाई में कट कर दिए थे 2020 में। ठीक है, तो उसके बाद भी सऊदी अरेबिया ने खुद का भी इनिशिएटिव लिया था, वॉलेंट्री प्रोडक्शन उन्होंने कम किया था। इसके अलावा इंडिया में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जनरली जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे होता है, इसको एक बार आप देख सकते हो अगर और डिटेल में आप एनालिसिस चाहते हो। देन यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड
जो उनके बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट में है। तो यहाँ पे बताया है कि सेंटर क्या अमेंड कर सकती है पेंशन रूल को सिविल सर्वेंट्स के। तो अभी सेंटर ने नोटिफिकेशन दिया था 31 मई को, और उन्होंने अमेंडमेंट की है पेंशन रूल्स में, और न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें नया ये है कि गवर्नमेंट ने 1972 का रूल जो है उसको अमेंड किया है, CCS पेंशंस रूल्स सिविल सर्विसेज अंडर अमेंडमेंट रूल 8(3). ऑफिशियल जो सर्टेन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से रिटायर्ड होंगे उनको कुछ भी अलाउड नहीं होगा कि वो कुछ लिख सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिना किसी परमिशन के। इट सेज नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग वर्कड विद एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट शेल विदाउट प्रायर क्लियरेंस। ठीक है, तो उनको हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे पहले क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद वो पब्लिश कर सकते हैं। अब ये बोला गया है कि किसी भी मतलब प्रकार की जो उनकी डेजिग्नेशन है, उनका जो वर्किंग नॉलेज जो उनको मिला है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या मतलब इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट के, कि ये सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना लीक हो। ठीक है, और रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट विच वुड लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कि अगर वो जैसे IFS से रिटायर्ड हुआ है तो उसके बाद वो ऐसे नहीं लिख सकता कि हमने किस एम्बेसी से जाके क्या क्या डील करी थी। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट कवर्स 26 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, रॉ होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CBI, NCBB, SF, CRPF, ITBP एंड CISF। ठीक है, तो ये सब इसमें 26 ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया गया है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया के, तो यहाँ पे यही सब है कि हमारे फ्यूचर गुड के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा तो ये कहना है कि वही बहुत सारे जो मैंने बता दिया आपको कि हाई प्रोफाइल रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने बुक लिख दी अपने टेन्योर पे, इस वजह से ये इसको कंसीडर किया गया है, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील्ड हुई है ना। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर द वाइल इन सर्विस, तो रूल 7 कहता है CC कंडक्ट्स रूल रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम रिस्टोरिंग टू और एबिटिंग एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक कोर्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है रूल 8। तो यहाँ पे ये कि क्या पॉलिटिकल किसी में भी मतलब वो जा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। एंड कंडक्ट रूल्स बार्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम बीइंग एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ है तब तक उनको ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर जैसे जो रिटायर्ड हैं तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज़ नो रूल टू स्टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ठीक है, तो 2013 के इलेक्शन में यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन किया था, और बट इट वाज रिजेक्टेड द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ये सब है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की जाके, के सिंह, अपराजिता सारंगी जॉइंट सेक्रेटरी थी ये, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, तो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया नवंबर 27 में 2018 में, एंड शी इज़ नाउ लोकसभा MP। ठीक है, तो ये सब है, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आज। एंड ओके, अच्छा, लिटोरिया मीरा जो है ये एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है। ठीक है, तो ये न्यू गोयना के फॉरेस्ट में ये अपेयर हुआ था, और लिटोरिया मीरा मीरा इसका नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लिटोरिया जीनस ट्री फ्रॉग्स, तो ये भी है एक इम्पॉर्टेंट था ये इनिशिएटिव। आप ये बता सकते हो क्विज थोड़ी बहुत कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, और NSSO कौन मतलब रिलीज करता है, जो नेशनल इनकम इंडिया है, ठीक है, उसके बारे में डेटा कौन रिलीज करता है। लिटोरिया मीरा इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आज लॉन्च्ड अ स्कीम विच प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन ऑफ SDO। ठीक है, वन नेशन वन स्टैंड विजन ऑफ गवर्नमेंट, किसने लॉन्च किया है। तो अभी के लिए आप इतना एक दो क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।